हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी पॉलिटिकल। और आज हम डिस्कस करेंगे फांसीवाद क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश में इसे फासिज्म कहते हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। आपको ये वीडियो फुल डिटेल्ड वीडियो मिलेगी। आपको फासिज्म अगर पढ़ना है या फांसीवाद के बारे में जानना है तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरी वीडियोज़ का ही पार्ट 1 और पार्ट 2 देखकर पूरा आंसर समझ सकते हैं और अपने आप लिख सकते हैं। आप अगर 1 से 2 बार ये वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि फांसीवाद क्या है और रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बेस्ट आंसर्स आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप बीए ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या एमए के या एमए हिस्ट्री से कर रहे हैं या बीए हिस्ट्री से कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में फांसीवाद से रिलेटेड प्रश्न आता है तो आपका इन्हीं टॉपिक्स में से होगा। जैसा कि हम देख लेते हैं कि फांसीवाद के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले फांसीवाद की भूमिका, कि फांसीवाद की शुरुआत कैसे हुई, क्या भूमिका रही इसकी। फिर हम पढ़ेंगे इसमें फांसीवाद का अर्थ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या थे, क्या विशेषताएं थी, अर्थात क्या सिद्धांत थे इसके जिसके कारण यह विचारधारा इतनी प्रचलित हुई। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे इटली की क्या स्थिति थी फासिज्म के टाइम, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति से पहले की स्थिति क्या थी इटली की, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी जिसके कारण जो है फांसीवाद का इटली में उदय हुआ। फांसीवाद के उदय के कारण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि फांसीवाद के उदय का क्या कारण है। अगर आपके एग्जाम में फांसीवाद के उदय के कारण आते हैं तो आपको यही स्ट्रक्चर बनाकर एक्सप्लेन करना है, पॉइंट्स को थोड़ा शॉर्ट कर देना है। इसके बाद फांसीवादी शासन में विदेश नीति, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फांसीवाद के अंतर्गत, कि फांसीवाद के समय इटली की विदेश नीति क्या थी। और अंत में पढ़ना है हमें निष्कर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसका पार्ट 2 भी ज़रूर देखें। बहुत ही एफर्ट्स लगते हैं इसको बनाने में, तो प्लीज़ जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड नाउ यू कैन गेट PDF ऑल्सो। अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इंस्टा मोजो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि हमने देख ही लिया है कि फांसीवाद के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, फांसीवाद की भूमिका। इटली में फांसीवाद आंदोलन की शुरुआत 1919 प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुई। जो इटली है इसमें फांसीवाद की शुरुआत हुई और कब हुई, 1919 प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुई। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में भाग लेने के बावजूद इटली को उसका उचित हिस्सा नहीं मिला। जो प्रथम विश्व युद्ध था इसमें मित्र राष्ट्र की तरफ से इटली ने भाग लिया परंतु उसे उसका उचित हिस्सा नहीं मिला, जबकि उसे अधिक नुकसान हुआ, जिसके कारण पूरे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जो इटली की आर्थिक स्थिति थी वो बहुत खराब हो गई और सरकार इस समय अप्रभावी और कमज़ोर हो गई। सरकार कैसी स्थिति में हो गई, अप्रभावी और कमज़ोर हो गई, जिसके कारण क्या था कि वो कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही थी। ऐसे में मुसोलिनी ने घोषणा की कि फांसीवाद मार्क्सवाद, उदारवाद, शांति और स्वतंत्रता का दुश्मन है। कि जो फांसीवाद है ये मार्क्सवाद, उदारवाद, शांति, स्वतंत्रता का दुश्मन है तथा राज्य सत्ता की सर्वोच्चता, उग्र राष्ट्रवाद, युद्ध, नायकवाद, अनुशासन में विश्वास करता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें इटली ने मित्र राष्ट्रों की तरफ से भाग लिया परंतु उसे उचित लाभ नहीं पहुंचा, जिसके कारण इटली की स्थिति खराब हो गई और सरकार अप्रभावी और कमज़ोर हो गई। और उसके बाद एक नई विचारधारा फांसीवाद का उदय हुआ, जो उग्र राष्ट्रवाद, युद्ध और नायकवाद और अनुशासन में विश्वास करता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फांसीवाद का अर्थ। फांसीवाद का अर्थ क्या है। फांसीवाद का जन्म मुख्यतः इटली में हुआ। फांसीवाद इटली के शब्द फैशियो से बना है, जिसका अर्थ है इटालियन रूप में बंडल ऑफ स्टिक्स। फैशियो का अर्थ क्या है, इटालियन रूप में बंडल ऑफ स्टिक्स। मुसोलिनी द्वारा इटली में शुरू की गई तानाशाही को फांसीवाद के रूप में देखा गया। जो मुसोलिनी थे इन्होंने इटली में जो तानाशाही शुरू करी उसे फांसीवाद के रूप में देखा गया। फांसीवाद फासिज्म का हिंदी रूपांतरण। इटालियन भाषा फैशिया, इसका अर्थ क्या है, लकड़ी का गट्ठर जो एकता का प्रतीक है, तथा कुल्हाड़ी जो शक्ति का प्रतीक है। फांसीवाद का अर्थ क्या है, लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी जो शक्ति का प्रतीक है। फांसीवाद सिद्धांत कम
शासन का व्यवहारिक रूप अधिक है, अर्थात ये सिद्धांत कम है, व्यवहार में प्रैक्टिकल रूप में ज़्यादा है, अर्थात पहले व्यवहार में है फिर सिद्धांत में है। इसे सिद्धांत न मानकर व्यवहार में ज़्यादा अपनाया गया है। अब हम पढ़ते हैं आगे। फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांत और विशेषताएं। फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांत और विशेषताएं क्या हैं? फांसीवाद युद्ध और साम्राज्यवाद में विश्वास करता है। जो फांसीवाद है यह उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक है, साथ साथ ये युद्ध और साम्राज्यवाद में विश्वास करता है। फांसीवाद स्वतंत्रता तथा उदारवाद का विरोधी है। फांसीवाद किसका विरोधी है? स्वतंत्रता और उदारवाद दोनों का विरोधी है। यह अनुशासन और कठोर शासन में विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है? अनुशासन और कठोर शासन में यह विश्वास करता है। फांसीवाद राज्य की संपूर्ण सत्ता में विश्वास करता है कि संपूर्ण सत्ता जो है राज्य की प्राप्त होनी चाहिए। उनके अनुसार राज्य से ऊपर या बाहर कुछ नहीं है, राज्य से ऊपर भी कुछ नहीं है और राज्य से बाहर भी कुछ नहीं है। फांसीवाद उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। जो फांसीवाद है यह उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं और राष्ट्र को ही सर्वोच्च मानते हैं। और किसको सर्वोच्च मानते हैं? राष्ट्र को ही यह सर्वोच्च मानते हैं, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है इनके लिए। फांसीवाद एक व्यवहारिक आंदोलन है, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि व्यवहार में अधिक है, इसे अपनाया अधिक गया है, सिद्धांत कम है, जिसमें किसी निश्चित सिद्धांत का अभाव है। ठीक है, सिद्धांत का अभाव है इसमें। फांसीवाद लोकतंत्र एवं संसदीय शासन का भी विरोधी है। फांसीवाद लोकतंत्र का भी विरोधी है और संसदीय शासन का विरोधी है। यह उग्र राष्ट्रवाद की बात करता है और शक्ति को बढ़ाने की बात करता है, राज्य की सत्ता को बढ़ाने की बात करता है। अब हम पढ़ते हैं इटली की क्या स्थिति थी, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति से पूर्व की क्या स्थिति थी और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। दोनों ही पढ़ना ज़रूरी है अगर हम फांसीवाद के बारे में और जानना चाहते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति से पहले की स्थिति क्या थी? इटली सदैव से ही एक महत्वाकांक्षी राष्ट्र रहा है। ठीक है, इसमें महत्वाकांक्षा अत्यधिक थी। वहाँ के शासकों एवं जनता को यह प्रबल महत्वाकांक्षा रही कि वह अन्य राष्ट्रों की संपत्तियों को लूटे, विभिन्न राष्ट्रों और कॉलोनियों एवं द्वीपों को अपने कब्जे में करे। इटली वासियों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सदा श्रृंगार नीति जयकाल पॉलिसी का आश्रय लिया है। कहने का अर्थ यह है कि इटली सदैव से महत्वाकांक्षी रहता था, मतलब कुछ पाने की चाह रहती थी उसमें, और वह हमेशा से यही चाहता था कि वह अन्य देशों की संपत्तियों को लूटे, विभिन्न राष्ट्रों और कॉलोनियों द्वीपों को अपने कब्जे में करे। और इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने श्रृंगार नीति अर्थात जयकाल पॉलिसी को अपनाया था। इटली ने अपनी महत्वाकांक्षाओं में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया। वह महत्वाकांक्षाओं में निम्नलिखित बातों को बताता है। इटालियन भाषा भाषी प्रांतों को विदेशी शासन से मुक्त कराकर इटली साम्राज्य में मिला लिया जाए। जो भी इटली भाषा भाषी क्षेत्र हैं उन्हें विदेशी शासन से मुक्त कराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया जाए। दूसरा है भूमध्य सागर पर इतना प्रभाव स्थापित कर लिया जाए कि जिससे उसे इटली साम्राज्य का ही एक अंग समझा जाने लगे। अर्थात भूमध्य सागर पर बहुत अधिक प्रभाव जमाने की बात करता है, जिससे जो है इटली साम्राज्य का ही उसे अंग समझा जाने लगे। थर्ड पॉइंट है अफ्रीका में एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया जाए। जो अफ्रीका है उसमें एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया जाए। अब हम पढ़ते हैं आगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही। ये पॉइंट हम भूमिका में पढ़ चुके हैं कि इटली में फांसीवाद का उदय कैसे हुआ, और अब हम इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत। उपरोक्त नीति के तहत इटली सदा इस ताक में रहता था कि दो लड़ रहे पक्ष में सबल कौन सा है तथा उसी पक्ष की ओर मिलकर वह निर्बल राष्ट्र की संपत्ति लूटने का प्रयास में रहता था और उसी पक्ष की ओर मिल जाता था, और जो निर्बल राष्ट्र होता था उसकी संपत्ति को लूटने का प्रयास करता रहता था इटली सदैव। यद्यपि इटली त्रिगुट संधि इटली जर्मनी ऑस्ट्रिया का सदस्य था, परंतु जब फ्रांस से लड़ाई की बात सामने आई तो उसने अन्य देशों से यह कहकर मना कर दिया कि इटली फ्रांस से युद्ध नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसे फ्रांस का पक्ष जो है सबल लगता था। इसी क्रम में त्रिगुट संधि के बावजूद, भले ही त्रिगुट संधि के अंतर्गत इटली आता था, मित्र राष्ट्रों की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध लड़ा, क्योंकि मित्र राष्ट्रों ने इटली को आश्वासन दिया कि यदि युद्ध में विजय होती है, मित्र राष्ट्रों ने कहा अगर हम युद्ध में जीत जाते हैं तो उसे बैरनर दर्रा तथा गार्जिया आदि का एक बड़ा भाग दे दिया जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और इटली भी विजेता राष्ट्रों में गिना गया, परंतु जो आश्वासन दिए गए थे उतने आश्वासन पूरे नहीं किए गए। इसी कारण उसे यह अनुभव हुआ कि अधिक खोकर कम पाने वाली बात है। अधिक खोया इटली ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और कम पाया। पेरिस सम्मेलन ने तो उसकी बची आशाओं पर भी पानी फेर दिया।
इटली में आंतरिक अशांति का वातावरण उत्पन्न हो गया तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होने लगा। ऐसे में इटली के नेता के रूप में मुसोलिनी का उदय हुआ। इटली के नेता के रूप में किसका उदय हुआ? मुसोलिनी का उदय हुआ और उसके नेतृत्व में फासिस्ट दल शक्तिशाली होने लगा। जो फासिस्ट दल है अर्थात फांसीवाद, यह शक्तिशाली होने लगा। मुसोलिनी ने समस्त इटली में आतंकवाद का राज्य स्थापित कर दिया। आतंक का माहौल स्थापित करा इसने। फासिस्ट इस मत के थे कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य कभी मेल मिलाप नहीं हो सकता। ठीक है, राष्ट्रों के मध्य जो है कभी मेल मिलाप नहीं हो सकता। मुसोलिनी मानता था कि प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए युद्ध एक आवश्यक सीढ़ी है। अगर किसी भी राष्ट्र को प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, शक्तिशाली बनना है, तो उसके लिए युद्ध को यह आवश्यक मानता था तथा युद्ध राष्ट्र एवं जनता को महान बनाता है। जो युद्ध होता है यह राष्ट्र एवं जनता को महान बनाता है, शक्तिशाली बनाता है तथा इसी ऐतिहासिक कारण से इटली में फांसीवाद का उदय हुआ। यहाँ पर भी वही कहा गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली ने मित्र राष्ट्रों की तरफ से भाग लिया और मित्र राष्ट्रों ने क्या किया कि इटली को उसका उचित भाग नहीं दिया, जिसके कारण वहाँ की जनता में आक्रोश हो गया। अधिक होकर कम पाने वाली बात हो गई, जिसके कारण मुसोलिनी के साथ एक फासिस्ट विचारधारा का उदय हुआ और यही विचारधारा इटली में फांसीवाद के रूप में जानी गई। ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखें। और इसके साथ साथ अगर आप मेरी वेडिंग वीडियोज़ में और मेरी डेली लाइफ में इंटरेस्टेड हैं तो आप वंदना गोविंद के नाम से एक न्यू चैनल भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर मेरी वेडिंग वीडियोज़ की सीरीज़ देख सकते हैं और इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखें, जिसमें हम इसके उदय के कारण पढ़ेंगे, इसकी विदेश नीति पढ़ेंगे और निष्कर्ष पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।